मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को आज हैयक का अतिनिवेश सिद्धांत या जिसे हैयक्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी कहते हैं, ये ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करने की थ्योरी है। यह सिद्धांत भी एक मौद्रिक सिद्धांत है क्योंकि यह भी व्यापार चक्र को साख व्यवस्था की लोच के साथ संबंधित करता है। कहने का मतलब है कि ये भी एक मॉनेटरी थ्योरी है और ये ट्रेड साइकिल्स को जो है क्रेडिट की क्या व्यवस्था है, क्रेडिट व्यवस्था की लोच के साथ संबंधित करता है। मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत साख की पूर्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन के ढांचे तथा निवेश के आकार में होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान देता है। एक्सक्यूज मी। ये मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत जो है वो साख की पूर्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन के ढांचे तथा निवेश के आकार में होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रेडिट की जो है वो क्रेडिट सप्लाई जो है इम्प्रूव होती है तो उसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट जो है इम्प्रूव होता है और इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमी बाउंस बैक करती है। हायक के सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्रों का मूल कारण मौद्रिक अतिनिवेश से उत्पन्न होता है और निवेश मूलतः ब्याज दरों से प्रभावित होता है। ठीक है। हायक का सिद्धांत क्या कह रहा है कि व्यापार चक्र जो है, ट्रेड साइकिल्स जो है, उसका मूल कारण मौद्रिक अतिनिवेश है, ओवर इन्वेस्टमेंट है, और निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होता है। अब हम ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट के दो रूप होते हैं। पहला स्वाभाविक अथवा वास्तविक ब्याज दर जिसे हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा है ब्याज की बाजार दर जिसे हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझते हैं क्या है। पहला जिसे हम नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं या स्वाभाविक ब्याज दर, वह है जिस पर ऋण योग्य कोषों की मांग ऐच्छिक बचतों की पूर्ति के बराबर होती है। इसको ऐसे समझना है कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट वह है जिस पर ऋण योग्य कोषों की मांग, ऐच्छिक बचतें जो हम सप्लाई करते हैं वो ऐच्छिक बचतें हैं, वो जो है ऋण योग्य कोषों की मांग के बराबर होती है। ऐच्छिक बचतों की पूर्ति जो है ऋण योग्य कोषों की मांग के बराबर होती है। दूसरा है बाजार दर या जिसे हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वह प्रचलित ब्याज दर है जिस पर वस्तुतः ऋणों का लेन देन होता है। जब तक ब्याज की स्वाभाविक दर तथा बाजार ब्याज दर में समानता रहती है, देश की अर्थव्यवस्था भी संतुलन अवस्था में रहती है। ठीक है। जब तक ब्याज की संभावित दर नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर रहती है, देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवस्था रहती है। परंतु जब कभी ब्याज दर स्वाभाविक दर से कम होती है, ऐच्छिक बचतें या वॉलंटरी सेविंग्स की पूर्ति निवेश के लिए ऋणों की मांग से कम हो जाती है। बचतों की मांग व पूर्ति के इस अंतर को बैंकों द्वारा निर्मित अतिरिक्त साख मुद्रा द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में सेविंग हो रही है बट दैट सेविंग इज नॉट एडिक्वेट। अगर सेविंग जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से एडिक्वेट नहीं है तो क्या करते हैं, बैंकों द्वारा निर्मित अतिरिक्त साख जो होती है वो मुद्रा द्वारा पूरा किया जाता है, साख मुद्रा द्वारा पूरा किया जाता है। तो बैंक साख का विस्तार होने से निवेश की मात्रा समाज की कुल ऐच्छिक बचत से अधिक हो जाती है। बैंक साख का विस्तार होता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बाय बैंक्स जो है वो एक्सपेंड होती है, उससे निवेश की मात्रा समाज की कुल ऐच्छिक बचत से अधिक हो जाती है। निवेश का विस्तार होने से क्या क्या होता है? निवेश का विस्तार होने से पूंजीगत पदार्थों की मांग उपभोग पदार्थों की मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है। निवेश एक्सपेंड होने से पूंजीगत पदार्थों की मांग जो होती है वो उपभोग पदार्थों की मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है और पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में कीमतें तथा लाभ भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थात इन परिस्थितियों में उपभोग पदार्थ के उत्पादन में
कमी आ जाती है और उत्पादन का ढांचा बिगड़ जाता है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंड होने से पूंजीगत पदार्थों की मांग बढ़ जाती है और उसके कारण जो है उपभोग पदार्थों का जो है उत्पादन का ढांचा ही कम हो जाता है, गड़बड़ चिरमरा जाता है और उत्पादन का ढांचा बिगड़ जाता है। लोग उपभोग व्यय में कमी करने पर विवश हो जाते हैं और अनैच्छिक अथवा बाध्यतापूर्ण बचतें फोर्स्ड सेविंग्स बढ़ जाती हैं, परंतु उपभोक्ता अपने उपभोग स्तर में कमी नहीं चाहते हैं। पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के कारण मजदूरियां आदि बढ़ जाती है। अपनी अतिरिक्त क्रय शक्ति के आधार पर उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए ऊंची कीमतें देने को तैयार हो जाते हैं। अब उपभोग पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है, तो उपलब्ध उत्पादन साधनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूंजीगत तथा उपभोग पदार्थों के उद्योगों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। तो इकोनॉमी के अंदर क्या है, उपलब्ध उत्पादन साधन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है और वो जो उपलब्ध उत्पादन साधन है उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूंजीगत तथा उपभोग पदार्थों के उद्योगों में कंपटीशन होने लगता है। साधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण, अब साधनों की कीमतों में कंपटीशन है तो उसके कारण साधनों की कीमतों में वृद्धि होती है और उसके कारण जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज होता है, लागतें बढ़ जाती है तथा कीमतें और अधिक बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी की अवस्था में पहुंच जाती है। कीमतें और अधिक बढ़ने का परिणाम क्या होता है, अर्थव्यवस्था तेजी की अवस्था में आ जाती है। तो हमने ये बताया कि ट्रेड साइकिल में जो है तेजी जो है कैसे जनरेट होती है। ट्रेड साइकिल की एक फेज है तेजी की अवस्था, वो कैसे जनरेट होती है। अब तेजी की स्थिति स्थायी नहीं होती है। समृद्धि काल के अंतिम चरण में जब बूम की फेज होती है, तो समृद्धि काल का अंतिम चरण में जब उपभोग पदार्थों का उत्पादन बढ़ने लगता है और पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में कमी होने लगती है, तो उत्पादन का ढांचा अपनी स्थिति की ओर वापस आने लगता है। ठीक है, एक स्टेज में अपन ने बताया कि ये जो तेजी की स्थिति होती है वो स्थायी नहीं होती है। समृद्धि काल के अंतिम चरण में जब उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है और पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में कमी होने लगती है, तो उत्पादन का ढांचा अपनी स्थिति की ओर वापस आने लगता है। फिर हमने देखा पूंजीगत पदार्थों के उद्योगों से उत्पत्ति के साधन जिस तेजी से हटते हैं उसी तेजी से उपभोग पदार्थों के उद्योग में नहीं खप पाते। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है। जो साधन जो हैं, उत्पत्ति के साधन जो पूंजीगत पदार्थों के उद्योगों से हट रहे हैं, वो उपभोग पदार्थों के उद्योगों में इतनी तेजी से नहीं खप पाते। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है। बैंकों द्वारा भी समृद्धि काल में अधिक ऋण दिए जाने के कारण उनके नकद कोष कम रह जाते हैं। बैंकों ने भी क्या किया है, जब समृद्धि काल था उस समय अधिक ऋण डिस्ट्रीब्यूट किए, ज़्यादा लोन सैंक्शन किए और उसके कारण उनके नकद कोष जो हैं कम रह गए। तो बैंकों द्वारा साख की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है। बैंक क्या करते हैं, अपनी साख की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से, क्योंकि उनके पास नकद कोष कम है, तो साख की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ब्याज की बाजार दर स्वाभाविक दर से ऊंची हो जाती है और निवेश जो है निरुत्साहित होते हैं तथा पूंजी की कमी हो जाती है। इसलिए इस सिद्धांत को कभी कभी पूंजी की कमी का सिद्धांत या शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थ्योरी भी कहते हैं। कैसे ये कैपिटल जो है की शॉर्टेज हुई, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि बैंक जो है समृद्धि काल में अधिक ऋण देने के कारण उनके नकद कोष कम हो गए और बैंकों द्वारा साख की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है। क्या करेंगे, बैंक अपनी साख की मात्रा में कमी अगर उनको करनी है तो ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे।
तो ये हमने देखा कि ये जो थ्योरी है पूंजी की कमी का सिद्धांत या शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थ्योरी भी कहलाती है। तो ये ट्रेड साइकिल की स्थिति को जो है वो समझाती है। फिर निवेश तथा पूंजी में कमी के कारण उत्पादन, रोजगार, आय, मांग तथा कीमतों में गिरावट होने लगती है। अब देखो, निवेश और पूंजी में कमी हो रही है, उसके कारण प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन के कारण जो है वो एम्प्लॉयमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों की इनकम घटेगी, इनकम नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी, और इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होगा कि कीमतों में गिरावट होने लगेगी। डिमांड नहीं है तो प्राइसेस जो है घटेगी, और प्रतिसार अथवा सुस्ती की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो ट्रेड साइकिल की जो स्थिति है, ट्रेड साइकिल की एक स्टेज है रेसेशन, वो प्रारंभ हो जाती है, जो क्रम से मंदी में बदल जाती है। धीरे धीरे ये स्टेज जो है वो मंदी में बदल जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि हायक के सिद्धांत के अनुसार तेजी का मुख्य कारण पूंजीगत पदार्थों के उद्योगों में उपलब्ध बचतों की तुलना में अधिक निवेश करना होता है, जो बैंक साख के विस्तार के कारण संभव हो पाता है। इस प्रकार बैंकों द्वारा मुद्रा पूर्ति को तटस्थ न्यूट्रल न रखने से ही व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। तो इन्होंने क्या रीजन बताया ट्रेड साइकिल को जनरेट करने का, कि जो साख के अंदर जो चेंज होता है, बैंकों द्वारा मुद्रा पूर्ति को तटस्थ न रखने से ही व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मुद्रा की तटस्थता बनाए रखने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि मुद्रा की मात्रा में कोई भी अनावश्यक परिवर्तन न होने दिया जाए। तो ये जो थ्योरी है हैयक की ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इसने जो है ट्रेड साइकिल को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।